नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं आप लोगों को जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में या बिजली विभाग में बोल सकते हैं, बिहार के बिजली विभाग में जो वैकेंसी आई है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है प्रश्न और पहले भी पूछा जा चुका है, उससे रिलेटेड हम लोग उस पर आगे देखते हैं। ये आपका 3 नंबर है, सेट 3 का क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इन क्रेन में व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज यूज, कि विद्युत ड्राइव किस तरह का विद्युत ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज हो रहा है। देखिए ड्राइव किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव किसको बोलते हैं। ड्राइव मतलब हो गया सिंपल, उसका टर्म समझिए घूमने से है। ड्राइव मतलब घूमना। मोटर है, ये मोटर है ये, और मोटर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल विद्युत के पावर को यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव बोलेंगे। और हमको डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। अगर हम इस मोटर के कंट्रोल को, इस मोटर के सप्लाई को कंट्रोल करें तो उसको क्या करेगा, ये स्पीड को भी कंट्रोल करेगा। कोई भी मोटर है, मान लीजिए मोटर के वोल्टेज को, करंट को या जो भी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे तो उसके स्पीड पे फर्क पड़ेगा और उसके कारण उसके आउटपुट पे भी फर्क पड़ेगा, उसके आउटपुट पे। अभी देखिए ड्राइव में 3 तरह का ड्राइव यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं। ड्राइव इसमें 3 तरह का है। एक है ग्रुप ड्राइव, क्या बोलते हैं, ग्रुप ड्राइव। एक बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव, और एक है मल्टी मोटर। क्या है, मल्टी मोटर। इसका नाम से ही समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक फिगर है, इसमें इंडिविजुअल ड्राइव है। इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला। अकेला का क्या मतलब हो गया, एकल। तो एकल मतलब अकेला ड्राइव कैसे है कि अगर एक मोटर, सिंगल, एक अकेला मोटर एक ही कोई मशीन को चला रहा है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल ड्राइव। अगर एक ही मोटर है और 2-3 मशीन को एक साथ चला रहा है, वो कैसे चलेगा, तो एक शाफ्ट रहेगा, एक शाफ्ट से एक बहुत यहाँ पे पुली रहेगा अलग अलग, और इस पुली से कनेक्टेड रहेगा बेल्ट के थ्रू, और यहाँ पे अलग अलग मशीन एक ही मोटर से चल रहा है। तो देखिए आप कभी गए होंगे बड़े बड़े राइस मिल में, तो वहाँ पे क्या है कि एक में आटा चक्की चल रहा है, आटा पिसा रहा है, गेहूं बोल सकते हैं। दूसरे में क्या है, चावल, उस धान से चावल निकल रहा है। तीसरे में दाल भी निकल सकता है। तो अलग अलग मशीन एक ही मोटर से चल रहा है, एक ही जगह सप्लाई दिए और हमको 3 मशीन चल रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप में ड्राइव हो गया 1 2 3, तो 3 ड्राइव हो गया, तो इसको ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप ड्राइव। इंडिविजुअल मतलब अकेला है, एकल। तो अकेला क्या रहेगा, जैसे छोटा कहीं पे मान लीजिए मसाला पीसने का एक मशीन है जिसमें हल्दी को डाल रहे हैं, वो हल्दी पाउडर बन रहा है, तो वो छोटा सा मशीन है। एक सिंगल मोटर लगा हुआ है, तो उस सिंगल मोटर से उस मशीन को, चक्की को, पीसने वाला मशीन को चला रहा है, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव किसको बोलेंगे, जहां पे एक ही काम के लिए, यहाँ पे देखिएगा इस फोटो में, यहाँ पे देखिए एक ही काम के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट है, एक मैकेनिज्म पे काम हो रहा है। यहाँ पे 2 मोटर लगा हुआ है, एक मोटर यहाँ पे लगा हुआ है और एक मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको बोलेंगे हम मल्टी मोटर ड्राइव, एक से ज्यादा मोटर है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे होता है कि क्रेन जो देखे होंगे कि पुल जब बनता है तो बड़ा बड़ा क्रेन आता है, उसमें क्या करता है कि बहुत हैवी मशीनरी को, वेट को एक जगह से उठा कर दूसरे जगह रख रहा है। या इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या करता है, क्रेन का 2-3 काम है। एक तो है कि सामान को उठाना, जैसे भारी सामान है उठा के कहीं पे रखना। दूसरे जगह रोटेशन, घूम घूम के इधर रख रहा है, इधर से उठा के इधर रख रहा है। तीसरा क्या है कि ले जाना, एक जगह से ऐसे उठाया सामान को
पुल किया, उठाया लिफ्ट के थ्रू, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह ले गया, उसका टायर से चल गया। तो बहुत सारा 2-3 तरह का मोशन हुआ, लेकिन मैकेनिज्म एक ही काम किया। तो यहाँ पे हो गया मल्टी मोटर ड्राइव। बहुत सारा मोटर लगा रहेगा एक ही ड्राइव के लिए, ड्राइव एक ही रहेगा लेकिन मोटर वहाँ पे बहुत सारा लगा रहेगा, तो मल्टी मोटर ड्राइव हो गया। और ये जो यूज होता है जैसे रोलिंग मिल, रोलिंग मिल्स किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखे होंगे कि जहाँ पे फर्नेस है, बहुत बड़ा फर्नेस मतलब चूल्हा गर्म कर रहा है, मेटल जिससे निकल रहा है, धातु निकल रहा है, लोहा मान लीजिए निकल रहा है। अब लोहा को जैसे मिट्टी से उसके अयस्क से लोहा को निकाला गया, अब लोहा को निकाल करके ऐसे ही सॉलिड या क्यूब के रूप में, बड़ा बड़ा ग्लोब गोला के रूप में ऐसे ही लोहा को नहीं ना भेज देंगे, ऐसे ही बना के उसको रॉड बनाएंगे, पतला चादर बनाएंगे, अलग अलग शेप में ढाल के, या रेल का ट्रैक बनेगा, तो सारा बना के, तो उसके लिए रोलिंग मिल में क्या होता है कि लोहा को ऐसे रोलर रहता है लगा हुआ, ऐसे लोहा मोटा इसमें जाएगा, इसको रोलर दोनों तरफ से दबाएगा, दबाएगा, लोहा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा। तो पतला चादर, सीट या रॉड ये सब बनाया जाएगा, छड़। तो ये सब का निर्माण में जो मोटर लगता है, मल्टी मोटर लगता है। काम तो एक ही हो रहा है लेकिन मोटर बहुत सारा है। तो रोलिंग मिल हो गया, पेपर कटिंग हो गया या पेपर मिल हो गया, तो ये सब कॉम्प्लेक्स जितना भी काम है तो वो सब में मल्टी मोटर का यूज होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? उच्च गति का अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का नाम जनरेटर भी है। क्या है? जनरेटर। जनरेटर मतलब बिजली को जनरेट कर रहा है, बना रहा है। तो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ रोटर, रोटर का कौन सा टाइप है यूज फॉर वेरी हाई स्पीड अल्टरनेटर, बहुत तेज गति से घूमने वाला जनरेटर में किस तरह का रोटर यूज होता है? रोटर मतलब क्या होता है, देखिए मोटर आप देखे होंगे, तो ये मान लीजिए कि मोटर है, ऐसे फिक्स है, यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो ये बीच में जो घूमता है, इसमें जो लोहा का इसे शाफ्ट निकला रहता है, तो इस ये जो घूमने वाला पार्ट है, बीच में घूम रहा है गोल गोल, जो रोटेशन हो रहा है जिस पार्ट पे, उसको बोलेंगे रोटर। तो बोल रहा है कि जनरेटर में जो बहुत तेज गति से घूमने वाला जनरेटर है, उसमें किस तरह का रोटर यूज होता है, ये रोटर का कैसा शेप रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है राउंड पोल, नॉन साइलेंट, साइलेंट और स्क्वायर पोल। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन साइलेंट। क्यों होगा नॉन साइलेंट? देखिए दो तरह का रोटर है, नॉन साइलेंट, नॉन, और एक हो जाएगा साइलेंट। ठीक है। नॉन साइलेंट को ही सिलिंड्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल मतलब हो गया पाइप की तरह लंबा। देखिए फोटो में देखिए, ऐसा जनरेटर, सेम क्वेश्चन को, वही प्रश्न को यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये जनरेटर देखे होंगे शादी विवाह में यूज होता है, ये इस तरह का जनरेटर। तो इसमें जनरेटर का जो मेन भाग है ना, वो ये वाला भाग है। ये अगर इधर कोई आदमी ही पावरफुल रहे, इसको इतना तेजी से घुमा दे, यहाँ से इसे जुड़ा हुआ है शाफ्ट से, इससे जुड़ा हुआ रहता है, कपलिंग है, तो इसको अगर उस तेजी से घुमा दे, मान लीजिए 1500 आरपीएम, आरपीएम को बोलते हैं रिवॉल्यूशन, समझिएगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट। ठीक है। 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम पे घूम रहा, मतलब पर मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड में 1500 राउंड, 1500 बार ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसको बोलेंगे 1500 आरपीएम। ठीक है। इसी पार्ट को यहाँ पे लगाया गया है। अब इसको घुमाने का प्रक्रिया यहाँ पे किससे हो रहा है? डीजल इंजन से, डीजल इंजन से हो रहा है। अगर इसी को हम स्टीम इंजन से घुमा दें, इसी को हम पानी टरबाइन से घुमा दें, जो चीज से घुमा दे, तो ये बिजली देना शुरू कर देगा, इसमें से हमको सप्लाई मिलने लगेगा। ठीक है, यही होता है।
तो ये देखिए लंबा टाइप का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये भी जो है हाई स्पीड पे चलता है। ये किस पे चलता है? हाई स्पीड पे, बहुत तेज गति से। और तेज गति से चलने के लिए, तेज गति से अंदर का जो रोटर है उसको घूमने के लिए इस तरह का रोटर होना चाहिए, इस तरह का रोटर होना चाहिए। देखिए इसमें अंदर के तरफ खांचा में वाइंडिंग रहता है, ठीक है, अंदर के तरफ। अब ये वाइंडिंग जो है देखिए ये बाहर के तरफ कोर है, इसका कोर का जो निकला हुआ है, ये जो कोर निकला हुआ है ये बाहर के तरफ कोर है, इस पे वाइंडिंग है। तो ये जब घूमेगा तो ये हवा इसको ज्यादा रोकेगा, गोल रोटर ऐसे अंदर में है, अब ये अंदर में है। तो देखिए ये इसमें कितना गैप है, ये ज्यादा गैप है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए इसमें कितना है, ज्यादा है क्या? ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हवा को रोकेगा ज्यादा, हवा इसको ज्यादा रोकने का कोशिश करेगा। तो इसका जो यूज होता है ना, इसका जो यूज होता है हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। किसमें होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पन बिजली, पानी से जहाँ बिजली बनेगा ना वहां पे स्पीड कम होता है, क्योंकि पानी का बहाव स्लो है या वो है, तो उसके लिए 300-400 आरपीएम के लिए ये यूज होता है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो है स्टीम टरबाइन में यूज होगा। स्टीम मतलब भाप इंजन, जहाँ पे जैसे थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी में क्या होता है कि स्टीम से चल रहा है तो उसके स्पीड को हाई प्रेशर देंगे तो ये बहुत तेजी से घूमता है, क्योंकि यहाँ पे एयर का कोई डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम स्मूथ दिख रहा है आपको, ठीक है, गोल गोल एकदम आराम से घूमते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब घूमना चाहेगा, देखिए इसका कितना गैप है, तो इसमें दिक्कत होगा इसको घूमने में। तो ये कम स्पीड के लिए डिजाइन है और ये ज्यादा स्पीड के लिए डिजाइन है। तो इसका जो स्पीड होगा ना, इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 1500 से 3000 आरपीएम, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब 1 मिनट में 1500 से 3000 बार घूम जाएगा। ये 300, 400, 500 बहुत कम आरपीएम का रहता है। तो यहाँ पे जो कोई आंसर हो जाएगा आपका कि हाई स्पीड में जब भी रहेगा तो नॉन सैलेंट हो जाएगा आंसर, नॉन सैलेंट, या इसी का नाम है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप में, हॉलो मतलब कि बेलन के शेप में रहेगा, ठीक है। अभी देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इन कमिंग आउट फ्रॉम ए क्वाइल, कोई क्वाइल है, क्वाइल दिख रहा होगा आपको, जनरेटर, मोटर या कोई भी इक्विपमेंट जो घूमने वाला है या ट्रांसफार्मर, तो सारे में डिजाइन होता है, तो उसमें जो अंदर कॉपर का जो एलिमेंट लगा हुआ है, पार्ट है, इसी को क्वाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइल, जो पूरा लपेटा हुआ रहेगा कोर के ऊपर, गोल गोल राउंड ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए ये कोर है तो इस पे ऐसे ऐसे करके पूरा लपेटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंड्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्वाइल आर नोन एज, क्वाइल से बाहर आने वाले सिरा, क्वाइल से बाहर आ रहा है, देखिए ये सब क्वाइल इस पे लपेटा हुआ है, ये देखिए ये क्वाइल लपेटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? क्वाइल लपेटा हुआ है, यहाँ पे क्वाइल लपेटा हुआ है, तो इससे जो टर्मिनल बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं लीड्स। क्या बोलते हैं? लीड्स बोलते हैं, लीड्स या टर्मिनल। और जहाँ पे आके ये एक बॉक्स में पैक होता है उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनल। यहीं पे सप्लाई देते हैं। अभी मान लीजिए कोई भी पंखा है, जनरेटर है, मोटर है, तो हम लोग क्वाइल में खोल के अंदर तो सप्लाई नहीं ना दे सकते हैं, इसको एक पॉइंट निकाला जाता है बाहर, उसी पॉइंट पे हम लोग सप्लाई देते हैं, डबल फेज, सिंगल फेज या 3 फेज। तो जिस पॉइंट पे निकाला टर्मिनल को, तो उसी को क्या बोलते हैं? लीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड्स, ठीक है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे भी कि एक तरह का ये है, क्वाइल है, एक रोटर है, इसमें जो क्वाइल यहाँ से निकल रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है, तो इसको लीड बोलेंगे, क्वाइल से जो निकल रहा है पॉइंट, ठीक है, बाहर की तरफ। यहाँ पे भी है टर्मिनल या लीड, इसी को बोलेंगे। आप देखिए एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये पार्ट। इस क्वेश्चन में देखिए कि द पर्पस ऑफ यूजिंग SCR इन DC ड्राइव इज टू कन्वर्ट द,
कह रहा है कि एससीआर का यूज किस लिए होता है डीसी ड्राइव में। देखिए ड्राइव आप लोग को हम विस्तार से बताएंगे। ड्राइव एसी और डीसी दो तरह का होता है। अगर सप्लाई के हिसाब से देखें तो एसी और डीसी। एसी मतलब हमको घर में जो सप्लाई आ रहा है ट्रांसफार्मर से या बिजली विभाग से जो हमको सप्लाई आ रहा है या जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट के कोई भी राज्य के बिजली विभाग में क्वेश्चन लगभग एक ही रहता है, तो सारे में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन वही रहेगा। तो इसमें देखिए एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इससे सप्लाई आ रहा है 50 हर्ट्ज जो हमको मिलता है ट्रांसफार्मर से। और डीसी मतलब बैटरी से। बैटरी कोई बड़ा बैटरी है, छोटा बैटरी है, टॉर्च का बैटरी है या किसी भी चीज़ का बैटरी, मोबाइल का बैटरी है, तो सारे में क्या है डीसी है, ठीक है ना। तो उस बैटरी से आप डायरेक्ट कोई मोटर को चला रहे हैं या आपके पास एसी है, इसी को डीसी में बदल दिए, डीसी में रेक्टिफायर लगा के बदल दिए, तो उससे कुछ चला रहे हैं तो वो डीसी ड्राइव हो गया, मोटर अगर चला रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि एससीआर को थायरिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरिस्टर, ठीक है ना, थायरिस्टर। थायरिस्टर है एससीआर, इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखिए यहाँ पे दो चीज हम लगाए हुए हैं, इमेज में देख रहे होंगे आपको। तो एक है डायोड, एक क्या है डायोड, और एक क्या है एससीआर। यहाँ दिख रहा होगा एससीआर। देखिए डायोड का काम क्या है, एससीआर का काम है, दोनों में बहुत थोड़ा का फर्क है, लेकिन दोनों का बहुत अलग हो जाता है बात यूज करने पे। क्यों? क्योंकि डायोड जो है ना वो एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर से आपके घर में सप्लाई आया, तो जो सप्लाई आता है वो इस तरह का होता है, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। मतलब उसके वोल्टेज के में ओसिलेशन है। ओसिलेशन मतलब एक बार वैल्यू बढ़ेगा फिर नीचे जाएगा, जीरो होगा, ऐसे ग्राफ जा रहा है। और उसी को अगर हम रेक्टिफायर लगा दें, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी सप्लाई को डीसी में बदल देता है। किसमें बदल देता है? डीसी में। अगर ये चीज नहीं होता, रेक्टिफायर और एससीआर नहीं होता, आप घर में इन्वर्टर लगाए होंगे, तो इन्वर्टर में होता क्या है आप समझिए। इन्वर्टर में रेक्टिफायर और एससीआर का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि बैटरी है, मान लीजिए बैटरी आपका ये इस तरह का बैटरी है, इससे लीड निकला और इन्वर्टर में आया, ऐसे इन्वर्टर में आया, इन्वर्टर को आप दिए सप्लाई, यही ना होता है। सिंपल देखिए, तो क्या है, एक बैटरी है, इससे लीड निकला पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको सप्लाई कहाँ से देते हैं? इन्वर्टर से। इन्वर्टर को सप्लाई कहाँ से देते हैं? इधर से जो हम लोग को करंट मिलता है, एसी सप्लाई मिलता है उससे। तो इन्वर्टर क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलता है, तभी ना प्लस माइनस जिस तरह का वोल्टेज है सेम वोल्टेज इसको मिलेगा, तभी तो ये बैटरी मेरा चार्ज होगा, धीरे धीरे फुल होगा। अगर डायरेक्ट इसको हम इधर से सप्लाई लेके जो ट्रांसफार्मर से आता है हम लोग के घर में, डायरेक्ट हम दे देंगे बैटरी में, तो क्या हो जाएगा? बैटरी उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा। तो इससे हमको डीसी बदलने के लिए क्या करते हैं? एक इन्वर्टर रेक्टिफायर लगाते हैं, उसके अंदर है। तो यही काम करता है कि एसी को डीसी में बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट में बदलता है। और एससीआर का काम क्या है? कंट्रोल्ड इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ है एसी का, और डीसी जैसे ही रेक्टिफायर लगाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन ये इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग आप लोग को बताए थे कि एक तरह से फीडबैक की तरह है। तो गेट एक, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गया। इसमें देखिए एनोड है, कैथोड है, इसमें एनोड है, इसमें कैथोड है, दोनों सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है एससीआर में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में, एक एक्स्ट्रा चीज है गेट।
ये गेट काम क्या करता है ना कि इसको कब चालू होना है और कब बंद होना है इसको ये कंट्रोल करता है। ये जो चीज है ये कंट्रोल करेगा गेट इसका, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, जैसे ही सप्लाई दिया चालू हो गया। इसमें सप्लाई इधर से जोड़ भी दिए, लेकिन इसके बिना ये गेट के बिना इसमें काम नहीं चलेगा। तो ये जब चालू करना है बंद करना है ये डिसाइड करेगा, गेट डिसाइड करता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। तो अभी देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन कैसा डीसी? तो कंट्रोल डीसी में बदलता है। तो निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में, मतलब फिक्स एसी हमारे पास क्या है? फिक्स है। फिक्स एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में, अगर ये रहेगा तो ये फिक्स डीसी को फिक्स एसी को फिक्स डीसी में, कोई भी डीसी में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि एसी फिक्स रहेगा, लेकिन डीसी में क्या रहेगा? डीसी में वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। इसमें डीसी में क्या रहेगा? वेरिएबल डीसी रहेगा, मतलब बदलता हुआ डीसी भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जब चैप्टर इसका अलग से बहुत ये डिटेल में इसको बताएंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है वो। यहाँ पे देखिए सेम चीज है, इस तरह का आप लोग को दिखेगा। ये है रेक्टिफायर, डायोड बोलते हैं या रेक्टिफायर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, ठीक है। और इसको बोलते हैं थायरिस्टर या एससीआर। दोनों सिलिकॉन का बना होता है, इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन से बना रहता है इसीलिए। और इसमें अलग से एक गेट आ जाता है, और गेट का काम क्या है कि इसको कब चालू होना है कब बंद होना है ये गेट डिसाइड करेगा। अब इसमें कुछ गेट है ये नहीं है, तो जैसी देंगे सप्लाई वैसी चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि ये बिना दिमाग का है। जैसे ही इसको कमांड मिला, ये सोचेगा नहीं, सीधे मतलब गोली चला देगा। ये क्या है? ये सोचेगा। इस सोचने का काम ये करेगा कि चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Which among the following is the best suited for high starting torque with less inrush current by adding external resistance? कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हिंदी में देख लेते हैं कि उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरश करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। 3-4 चीज है इसमें, समझिएगा कि बाह्य प्रतिरोध, बाहर से एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये जो है ये रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध है। जोड़ करके अब इनरश करंट कम। इनरश करंट मतलब जब मोटर शुरू चलता है ना, स्टार्ट होता है, तो उस समय बहुत करंट ज़्यादा लेता है। तो उस करंट को कम करके कंट्रोल, क्योंकि अगर शुरुआत में ज़्यादा करंट कोई भी चीज़ ले रहा है तो उससे क्या होगा? उसका वाइंडिंग या कॉइल जलने का चांस रहेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया? बाहर से प्रतिरोध। और टॉर्क मतलब घूमने का ताकत। जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट है या फिर ट्रेन ही है या गाड़ी है, तो शुरुआत में देखे होंगे कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। चालू होने के बाद वैसे भी गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा तेल लेता है, तेल अपने में खींचता है और बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए उसको, क्योंकि गाड़ी शुरुआत में क्या है? रुका हुआ है एकदम। तो अब जब गाड़ी चल दिया तो उसको थोड़ा थोड़ा भी ताकत मिलेगा तो स्पीड मेंटेन रहेगा। तो सेम चीज़ मोटर में ही है, या कोई भी चीज़ लगा हुआ है, गाड़ी में भी मोटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वहाँ पे शुरुआत में हमको बहुत ज़्यादा टॉर्क मतलब होता है घूर्णन शक्ति। जैसे मोटर ऐसे रोटेट, ये देखिए घूमने वाला पार्ट है, ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो शुरुआत में टॉर्क घूमने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए और कम करंट भी ले, तो उसके लिए जो मोटर बनता है उसका नाम है वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। इसका आंसर ये हो जाएगा वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। इसका और नाम है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आईएम लिख लिए हैं,
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये स्लिप रिंग, ठीक है ना। एक डायग्राम है यहाँ पे, इसको जब इंडक्शन मोटर में मेरा एक टॉपिक भी होगा, आप देखिएगा यूट्यूब पे, और नहीं तो और उसको डिटेल से अभी शुरू करेंगे इंडक्शन मोटर को स्पेशली। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना रेसिस्टर लगा हुआ है, इसको नाम रियोस्टेट बोलते हैं। क्यों रियोस्टेट बोलते हैं इसका नाम? अगर मान लीजिए एक रेसिस्टर है, एक ही फेज में लेते हैं, इसे तीनों फेज में लगा हुआ है, यहाँ समझा रहे हैं आपको। रेसिस्टर है, अब इसको अगर हम बदल सकते हैं, यहाँ पे इसे एरो लगा दिए, इधर से सप्लाई दे दिए, इसमें करंट जा रहा है, अब इसको यहाँ से इसे घसका सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ पे रेसिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं उसको नाम रख देते हैं रियोस्टेट। क्या नाम बोलते हैं उसको? रियोस्टेट बोलते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे स्लिप रिंग लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्लिप रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। ये शाफ्ट के ऊपर एक रिंग घुमा रहता है, ऐसे राउंड टाइप का शेप रहता है, अब इसी पे स्लिप करते रहता है, इस रिंग पे चूड़ीदार चूड़ी की तरह रहता है। अब इसी पे ऐसे लगा हुआ है ब्रश, अब इसे से मूव कर रहा है, और यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ है तीनों फेज में, 3 फेज का है तो तीनों फेज में, इसीलिए इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक टाइप का और मोटर है जो बोलते हैं इसको स्क्वायरल केज। इसको क्या बोलते हैं? 2 तरह का इंडक्शन मोटर होता है, स्क्वायरल केज। इसका स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी या जोड़ी, तो उस तरह का शेप रहता है स्क्वायरल का केज। केज मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा जैसे गिलहरी को रखने के लिए या किसी भी चीज को रखने के लिए, देखिए होल टाइप का है, हवादार टाइप का, उसमें इसे रख दिए, तो इसीलिए इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर नाम पड़ा है। इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें रेसिस्टेंस जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, या इसको बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। अभी देखिए इसी के नीचे देखिए, ये देखिए हम ट्रेनिंग में जब गए थे इंडियन ऑयल में जब थे, तो वहाँ पे एक लैब में ये एक्चुअल फिगर है, मेरे मोबाइल में था, इसको लगाया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ये सेम बाहर में दिखाया हुआ था, उधर ऊपर वाले फिगर में देखिएगा, और यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, जो ऊपर में यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस एक अलग से यहाँ स्लिप रिंग लगा हुआ है, ऐसे चूड़ी टाइप का रहता है कॉपर का, और बीच में इंसुलेशन रहता है, RYB फेज में है, और ये जो है ये पार्ट है पूरा, ये रेसिस्टर है, ठीक है ना, रेजिस्टर प्रतिरोध है। और ये क्या करता है कि इसके कारण क्या हो जाता है, इसका फायदा कि मोटर को शुरुआत में ज्यादा ताकत चाहिए, तो ज्यादा ताकत या ज्यादा जो घूमने का शक्ति है वो इस रेसिस्टेंस के कारण प्रदान होता है इसको, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त किया जाती है? तो हम बताएं कि देखिए ऊपर में, इसी को बोलते हैं, इस रेसिस्टर को बोलते हैं रियोस्टेट। यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस यूज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? रियोस्टेट नाम है। तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड किस में यूज होगा? तो इसमें देख लीजिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यहाँ पे नाम चेंज है, अब इसी का नाम का हम क्या बोले, इसका है WO वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। क्या नाम है? वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। अभी देखिए नीचे चलते हैं हम लोग, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, if the total available power generation output fails to meet the demand, क्या क्या है इसमें? कह रहा है if the total available power generation output fails to meet the demand, then which of the following approach used to balance the generating demand? कह रहा है कि पावर जनरेशन है, आउटपुट उससे कुछ निकल रहा है, जैसे बिजली विभाग है तो कहाँ से पावर जैसे ले रहा है, जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए नबीनगर है, बाढ़ है, या काटी थर्मल पावर है, तो उसमें से आउटपुट जो निकल रहा है, अभी मान लीजिए कि जितना लोड चाहिए हमको बिहार में,
उतना वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दोनों मान लीजिए कि 1000 मेगावाट उत्पादन हुआ और बिहार में गर्मी बढ़ गया मान लीजिए और डिमांड हो गया 1500 मेगावाट, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, या 1200 मेगावाट। तो अभी 500 मेगावाट हमको ज़्यादा चाहिए होगा, तो 500 मेगावाट जब ज़्यादा चाहिए होगा तो कहाँ से देगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लोड शेडिंग, इफिशिएंट प्लांट ऑपरेशन, पावर फैक्टर, पेनलाइजिंग द बल्क कंज्यूमर। कह रहा है कि थोक उपभोक्ता को दंडित करेंगे, ज्यादा पावर। ऐसा थोड़ी है, अब थोक उपभोक्ता तो आपको ले रहा है पावर, तो अब जब पावर का डिमांड बढ़ गया गर्मी में तो उसको क्यों आप फाइन थी पेनाल्टी लगाएंगे, उसको क्यों ये करेंगे, उस पर मान लीजिए फाइन करेंगे, इसको तो फाइन नहीं कर सकते हैं, तो गलत है। पावर फैक्टर में सुधार से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पावर फैक्टर में सुधार करके हम लोड को थोड़ी मीट कर पाएंगे, इतना ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। प्लांट के संचालन दक्षता को मतलब इफिशिएंट प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा प्लांट लगाएंगे, तो उससे भी बहुत हम पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। एक ऑप्शन आ जाता है लोड शेडिंग, यही आंसर होगा कि अगर मान लीजिए जनरेशन जितना हो रहा है, जितना हम उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? लोड शेडिंग। लोड शेडिंग मतलब होता है बंद करना, सुनियोजित ढंग से बंद करना। कैसे? मान लीजिए कि 4 गांव को सप्लाई जा रहा है, एक पावर, एक ग्रिड है, एक ग्रिड से 3 ठो गांव को सप्लाई जाना है, ठीक है। ग्रिड को बोला गया कि भाई अभी लोड शेडिंग कीजिए, क्योंकि मेरे पास पावर का जनरेशन उत्पादन हम कम कर रहे हैं। ABC गांव है, ठीक है। तो एक समय में क्या करेगा, इसको 100 किलोवाट आवर एनर्जी इसको मिल रहा है, तो इसको सबको चाहिए 50-50, 150 चाहिए। तो वो क्या करेगा कि एक समय में इसको और इसको देगा, इसको काट के रखेगा, इस गांव का सप्लाई को क्या करेगा? काट देगा। फिर कुछ देर के बाद क्या करेगा कि इसको काटेगा, इसको देगा, फिर एक बार इसको देगा, इसको काटेगा। ऐसे करके बारी बारी से करके किसी को सप्लाई ऑफ रखेगा, किसी को सप्लाई देगा, वो अपना उस तरह से डिमांड को पूरा करेगा। तो बारी बारी से लोड को कट कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? लोड शेडिंग, ठीक है ना। लोड शेडिंग समझ गया। तो जिस समय पावर जनरेशन में पावर डिमांड अगर ज़्यादा है और जनरेशन कम है, उत्पादन कम है बिजली का, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे कि लोड सप्लाई को काटेंगे। एक शहर को देंगे या एक गांव को देंगे, 2 गांव को देंगे, एक को काटेंगे। ऐसे करके हम उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक मिक्सचर? डोमेस्टिक मिक्सचर एक पिछला वीडियो में भी आया था, वहां पे इसका रिवर्स क्वेश्चन था। तो डोमेस्टिक मिक्सचर में जो यूज होता है वो यूनिवर्सल मोटर होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर जो है, यूनिवर्सल नाम याद रखिए, इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 4000 आरपीएम से 16000 आरपीएम, समझ रहे हैं? 4000 मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 4000 और 16000 के बीच में रन करेगा। अब जो आ रहा है 20000 या इससे ज्यादा का रनिंग, मतलब 1 मिनट में 20000 बार घूम जाएगा, समझ लीजिए। ये जैसे रोटेट कर रहा है, तो ऐसे अगर रोटेशन हो रहा है तो 1 मिनट के अंदर में ये 20000 बार राउंड पे रोटेट करेगा। एक देखिए, ये मान लीजिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से हमने इसको स्क्रीनशॉट लिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी इसको रेट उट से हमको मतलब नहीं है, यह ड्रिल मशीन है, इसमें भी यूनिवर्सल मोटर ही यूज होता है, या घर का मिक्सी में भी यूनिवर्सल मोटर ही यूज होता है। आप देखे होंगे हमारे पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कस हुआ था। तो इसका स्पीड देखिए 4200 आरपीएम है, 4200 आरपीएम, और यही रेंज रहता है 4000 से 16000 के बीच में। तो इसका देखिए स्पीड कितना है, 4200 आरपीएम, ठीक है। और इसका एक और क्या है यूनिवर्सल मोटर का, कि इसका एक और याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज, कि एसी या डीसी दोनों सप्लाई पे चलेगा।
एसी करंट या डीसी करंट जो बैटरी से मिलता है हमको डीसी, और जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट ग्रिड से आ रहा है सप्लाई एसी, दोनों से ही चल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिक्सी है, इसका भी एक ई कॉमर्स साइट से ही लिया है ये। तो इसमें देखिए ये सिर्फ इस पे हमको फोकस करना था। इसका रिवोल्यूशन दिया है, जैसे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसमें रिवोल्यूशन दिया है 20,000 आरपीएम। ठीक है ना, 20,000 आरपीएम। ठीक है, तो याद रखिए यूनिवर्सल मोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 4,000 से 16,000 के बीच। और अभी का जो लेटेस्ट जो और भी है वो 20,000 या उससे ऊपर के आरपीएम का भी डिजाइन किया जा रहा है यूनिवर्सल मोटर। चूंकि ड्रिल मशीन है या मिक्सी मशीन है, उसको बहुत तेजी से घूमना है, तभी तो किसी चीज़ को पीस पाएगा या ड्रिल कर पाएगा, दीवार में छेद कर पाएगा, कहीं पे होल कर पाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गति का जरूरत है, धीरे धीरे घूमेगा तो होगा नहीं काम। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एन एसी जनरेटर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है कि एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर मतलब नॉर्मल जनरेटर, जो शादी विवाह में भी जो जनरेटर यूज होता है वो भी एसी जनरेटर ही है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है टू एक्सटर्नल लोड विथ द हेल्प ऑफ। देखिए ये एक जनरेटर का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, इसको डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे एक डीसी जनरेटर है और एक एसी जनरेटर है। ठीक है, तो ये जो लोड मतलब हो गया हम लोग, यहाँ पे लोड दिख रहा होगा, ये लोड दिख रहा होगा आपको, ये लोड दिख रहा है, यहाँ पे भी लोड दिख रहा है। लोड मतलब हो गया जो हम इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे बिजली से मान लीजिए बल्ब को जलाए या टीवी को चला रहे हैं या कोई भी चीज को ऑन किए, कूलर को ऑन किए, तो वो कूलर इसके लिए क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है ना, तो लोड तक जो कनेक्ट हो रहा है तो ये किसके थ्रू हो रहा है, स्लिप रिंग। इसका नाम क्या है, स्लिप रिंग। ये गोल रिंग जैसा है, चूड़ी नुमा हम बताया आपको। ये रिंग होता है राउंड शेप में, इसमें कार्बन ब्रश ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो इसका काम क्या है कि इधर वाला पार्ट पूरा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अब इधर वाला पार्ट क्या है, तार इसके साथ साथ घूमेगा नहीं ना, वायर तो नहीं घूमेगा, ये तो टूट जाएगा अगर घूमेगा तो। यहाँ पे फिसलते रहता है, ये ऐसे सटा हुआ रहता है, एक ऐसे ग्राउंड घूमते जा रहा है, ऐसे निकलते जा रहा है, और इससे बिजली हम लोग को मिलते जा रहा है। ठीक है ना, यही हो रहा है ना। यहाँ पर भी देखिए ये ब्लॉक जैसा है, ये चिपका हुआ है इसमें, और ये गोल जो है इसे फिक्स है इसके साथ, एकदम ऐसे वेल्डिंग समझिए किया हुआ है, घूम रहा है पूरा, ये पूरा ऐसे घूम रहा है गोल गोल, और ये घूम रहा है यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ है। क्या किया हुआ है, चिपका हुआ है। तो ये जो गोल वाला पार्ट है, यहाँ पे गोल वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं स्लिप रिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। तो किसके मदद के साथ एक जनरेटर बिजली को, ऊर्जा को बाहर की तरफ संचालित करता है। तो बिजली जो जनरेटर का बिजली है उसके ऊर्जा को बाहर के लोड के तरफ संचालित कौन कर रहा है, स्लिप रिंग के मदद से हम कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, अब ऐसा नहीं है ये कि इसी एग्जाम के लिए है। अभी देखिए न्यूज में आया है कि अभी 15-20 दिन के लिए कुछ तकनीकी कारणों से वैकेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 15-20 दिन के बाद होगा, नेक्स्ट मंथ से होगा। तो उसमें घबराने का बात नहीं है, क्योंकि आएगा जब फॉर्म तो आपको एग्जाम का 1-2 महीना ही समय मिलेगा, और उसमें आपको मान लीजिए कि टाइम नहीं मिलेगा तो तैयारी अच्छे से नहीं पाएगा। अच्छा है कि तैयारी का मौका मिल गया। और ये सिर्फ इसी में नहीं पूछेगा, और भी जितना भी टेक्निकल का एग्जाम या रेलवे का भी आएगा या दूसरे स्टेट का है, तो उस सारे में आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल मतलब तेल वाला, सर्किट ब्रेकर मतलब एक तरह से स्विच समझिए। घर में स्विच का काम क्या है, हमको बल्ब जल रहा है ऑन ऑफ करते हैं, कूलर चल रहा है उसको ऑन ऑफ करते हैं, चालू करना है बंद करना है। वैसे ही सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर नाम भारी भरकम रख दिया गया है। जहाँ पे ग्रिड है वहाँ पे सप्लाई जैसे बहुत हैवी वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है, विभव। जैसे घर में कितना है, 230 वोल्ट है,
लेकिन जहाँ जनरेट हो रहा है, जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है मेरा, डिप्लोमा वालों के लिए, वो आप लोग को भी काम आएगा। तो वहाँ पे केवी में वोल्टेज रहता है, किलो वोल्ट में, लाख लाख वोल्ट है। तो वहाँ पे वोल्टेज, उस हाई लेवल के वोल्टेज को कट करने के लिए वो छोटा सा स्विच लगा के ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, आदमी भी जब निपट जाएगा उसी में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये भी एक तरह का स्विच है, ठीक है ना, ये भी एक तरह का क्या है, स्विच है। इधर से एक तार आया, इधर से आया, सप्लाई निकल गया, अब ऐसे घूम के ऐसे गया सप्लाई, देखिए इधर से ऐसे गया, ऐसे निकल गया। अब जैसे ही कुछ फॉल्ट आया, या ऐसे भी हमको लाइन का मेंटेनेंस करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि मेंटेनेंस करना है, कुछ खराबी हो गया लाइन में, तो एने से यहाँ पे इस सप्लाईवा को खोल देंगे। अब इसको खोलने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये जो है, ये ध्यान से देखिएगा, ये ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं, ये जो है ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होगा ये वाला चीज, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जब ऊपर रहेगा, ऐसे खींच देगा इसको, तो सट जाएगा इसमें, तो इसे सप्लाई इधर से आएगा, ऐसे निकल जाएगा। और जब इसको नीचे की तरफ दबा देगा, क्या करेगा, ये नीचे की तरफ दबा देगा इसको ऐसे, तो इधर से इधर यहाँ पे खुल गया, ये कॉन्टेक्ट हट गया, तो ये ब्रेकर खुल गया। स्विच में भी ऐसे ही काम होता है, स्विच में ऐसे स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे ऊपर दबा दिए तो बंद हो गया, ऐसे दबा दिए तो चल गया। तो सेम यही चीज है, स्विच का ही समझिए बड़ा रूप है, तो उसका नाम हो गया सर्किट ब्रेकर। तो उसमें बोल रहा है कि इंसुलेटिंग आयल का काम क्या है। आयल सर्किट ब्रेकर में, माने तेल का जो सर्किट ब्रेकर बना हुआ है, इसमें इंसुलेटिंग आयल, तेल से भरा हुआ है। यहाँ से देखिए तेल है, क्या है, ये पूरा ये तेल भरा हुआ है। उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर आयल इसमें भरा रहता है, तो उसका क्या काम है, आर्क क्वेंचिंग। देखिए जब जिस समय ये ब्रेकर खुलता है, फॉल्ट हुआ, अचानक से कुछ फॉल्ट मतलब हो गया कि तार उड़ गिर गया, तो ब्रेकर में ऐसा सिस्टम बनाया रहता है कि अपने से ही खुल जाएगा, नहीं तो लगातार लाइन रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारा आदमी का, जानवर का या पेड़ पौधा का नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगा कहीं पे। तो उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करते हैं इसमें कि अपने से खुल जाता है, या तो अपने से खुलेगा, नहीं तो हमको जरूरत के हिसाब से खोलना है। तो खोलते समय यहाँ पे आर्क बनता है, आर्क मतलब होता है चिंगारी, समझ लीजिए आग। तो ये आग यहाँ पे लाल आपको दिख रहा होगा, ये आग बनता है, ठीक है। और इसी आग को बुझाने के लिए कुछ चाहिए, तो पानी तो नहीं रखेंगे कि आग एकदम बिजली का आग है तो इसको पानी डाल के बुझा दी, तो अंदर में एकदम डब्बा में पैक है, लोहा का एकदम कवर में पैक है। तो इसको बुझाने के लिए तेल भरा हुआ रहता है अंदर, जैसे ही आग लगता है तेलवा क्या करता है कि इसको बुझा देता है। तो इसका मेन काम क्या है, आर्क क्वेंचिंग, चिंगारी को बुझाने के लिए समझिए इसका मेन काम है। एक्चुअल में ही जो वास्तव में जो आयल सर्किट ब्रेकर है वो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जो इसका ओवरव्यू है ऐसा दिखेगा, इधर से सप्लाई आएगा, इधर से मान लीजिए जा रहा है, जो भी कनेक्टेड है ऐसे कंडक्टर, इसमें तार जुड़ा हुआ है, और 20-30 हजार वोल्ट है, या 66 केवी है, 33 केवी है, मतलब 33,000 वोल्ट है। और इस वोल्टेज पे यहाँ पे अंदर में क्या होता है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऊपर नीचे होगा, तो इससे कनेक्शन बीच में से हट जाएगा। जब कनेक्शन हट जाएगा तो खुल जाएगा ब्रेकर, और जैसे ही ब्रेकर खुलेगा तो वहां पे आग उत्पन्न होगा, आर्क निकलेगा, चिंगारी निकलेगा। उसको बुताने के लिए यहाँ पर इसमें क्या भरा रहता है, तेल भरा रहता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, आर्क मतलब एक तरह से चिंगारी समझ लीजिए, उसको बुझाने का काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, देखिए ध्यान से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज टू डिटरमाइन। पिछले वीडियो में भी मेरा था, उसमें था ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। अब इसमें क्या आया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में याद रखिए, इसमें कोर लॉस
इसको हिंदी में बोल सकते हैं लौह हानि, लौह की क्षति। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, ताम्र हानि या तांबा हानि। तो देखिए ये एक ट्रांसफार्मर का अंदर का पार्ट है, आप देखेंगे छोटा भी ट्रांसफार्मर लेंगे तो ये कोर बना हुआ है। ये ट्रांसफार्मर का क्या है, लोहा का रहता है, पतला 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 स्टैक किया हुआ, स्टैकिंग ऐसे पतला पतला करके चिपका दिया जाता है, आपस में चिपका हुआ है, तो लोहा का पार्ट है। अब इसमें क्या करते हैं कि तांबा का क्वाइल पूरा ऐसे लपेटा हुआ रहता है, यही लपेटा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लपेटा हुआ है। अब ये समझिए कि तांबा नहीं है, तांबा का पेंट ऊपर से भी रहता है ऐसे नहीं, अगर पेंट रहेगा इसके ऊपर तो क्वाइल आपस में शॉर्ट करके जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर लॉस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि करंट लगभग नहीं के बराबर रहता है, करंट रहता ही नहीं है, आई का वैल्यू नहीं रहता है। और शॉर्ट सर्किट मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट ऐसे भी जान रहे होंगे आप, जब आपस में कोई दो कंडक्टर जुड़ गया तो उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। और इस समय करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, आई, करंट को, विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। तो लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर। अब इसमें कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस है, अपना रेजिस्टेंस है, अब शॉर्ट सर्किट किए तो हाई करंट फ्लो कर गया, तो इसके कारण हमको लॉस निकल जाएगा, ठीक है। लॉस मतलब हानि निकल जाएगा। तो किस तरह का हानि निकलेगा, कंडक्टर में ये कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का लॉस इससे निकल जाएगा, जो कॉइल में अंदर लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट पूरा का पूरा तो देगा नहीं, जो इधर से इनपुट लेगा, इनपुट मतलब ट्रांसफार्मर पहले पावर लेगा। जैसे आपके गांव में या शहर में आपके नज़दीक में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो वो ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आ रहा होगा, या आसपास के 10, 20, 50 घरों में बिजली जा रहा होगा। तो बिजली इधर जा रहा है, लोड है, लोड, हम लोग लोड है ट्रांसफार्मर के लिए, सबके घर में जा रहा है, तब बोलता है कि लोड बढ़ गया, इसके लिए वोल्टेज घट जाता है। गर्मी के दिन में देखे होंगे एकदम डिमडिमाते रहता है, लाइन एकदम मिलिर मिलिर कर रहा होता है, तो वहाँ पे बल्ब एकदम धीमा जल रहा है। उसका कारण क्या है कि सारे लोग एकदम सब कुछ चला दिए हैं, उसके कारण लोड बहुत बढ़ जाता है, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, वोल्टेज का काम घट जाता है। तो जिसके घर में स्टेबलाइजर है पूरा एकदम तेज चलेले रहता है, कोई दिखते नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है कि हम लोग को सप्लाई अपने से दे देता है, वो एक जने से लेता है, एक जने से ग्रिड से आता है इसको सप्लाई, और फिर तब हम लोग को देता है, ठीक है ना। तो इसमें जो लॉस होगा, तांबा में क्वाइल में जो लॉस होगा, ये जो लपेटा हुआ है उसमें, तो उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। और वो जो कॉपर लॉस होता है वो किस पे कौन सा टेस्ट में उसको निकालेंगे, कौन सा टेस्ट करते हैं तब हमको कॉपर लॉस मिलेगा, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। और ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो कौन सा लॉस मिलेगा, आयरन लॉस, लोहा का लॉस, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से। ट्रांसफार्मर, फिर से ट्रांसफार्मर आ गया, कनेक्टेड टू द रेटेड वोल्टेज, एक वोल्टेज है कोई उससे कनेक्टेड है। हम लोग के घर का ट्रांसफार्मर को ही आप मान लीजिए, वो 11 kV से जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ से 11 kV मिल रहा है, या और बड़ा ट्रांसफार्मर जाएंगे तो प्रोड्यूस हमिंग नॉइज, हमिंग नॉइज मतलब गुनगुनाते रहता है, ऐसे करते रहेगा, ठीक है, भिनभिनाहट की आवाज, हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशन की तरह लगेगा कि एकदम कुछ चीज चल रहा है। जैसे कभी कभी आसमान में एरोप्लेन निकलता है तो देखें कैसे एकदम गनगनाते हुए आता है, वैसे ही आवाज निकलते रहता है। और जब बड़ा पावर ट्रांसफार्मर में जाएंगे, जो 500 MVA का, 1500 MVA का, 350 MVA का ट्रांसफार्मर जो ग्रिड में लगा होता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का, वहाँ पे बहुत आवाज सुनाई देगा। ट्रांसफार्मर जब चार्ज रहेगा तो मतलब लगेगा कि शोरगुल हो रहा है एकदम बहुत तेजी से। तो उसका कारण क्या है, वाइब्रेशन ऑफ द कोर। ये देखिए ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफार्मर में लोड रहे या नहीं रहे। ओवरलोडिंग मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको क्षमता है 10 kg लेके दौड़ने का, अब हमको पर कोई 20 kg लाद दिया तो ओवरलोडिंग हो गया। वैसे ही ट्रांसफार्मर के लिए ओवरलोडिंग क्या है कि उसको मान लीजिए कि 10 किलोवाट के लिए बनाए हैं
और उस पर 10.5 किलोवाट कोई दे दिया, 11 किलोवाट उसके ऊपर लोड दे दिया, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग हो गया। लेकिन ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफार्मर पे लोड कम रहे या ज़्यादा रहे वो आवाज़ करेगा ही। वो हमिंग साउंड जो है, भिनभिनाहट का आवाज़ या गुम करके जो आवाज़ निकलते रहता है वो आपको करेगा ही। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्ट सर्किट से भी कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो या नहीं हो वो आवाज़ करेगा ही, ठीक है। इन प्रॉपर स्टैटिकिंग ऑफ द कोर, कोर का अच्छे से भी स्टैटिंग करेंगे तो भी आवाज़ करेगा। इसका मेन आंसर हो जाएगा कि वाइब्रेशन ऑफ द कोर। कोर में वाइब्रेशन होता है, कंपन, ठीक है ना, कंपन। और कोर में कंपन क्यों होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही एक लगाया हुआ है, देखिए इसके बारे में और कभी हम बताएंगे, अभी भी हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। कोर, कोर देखिए पहले, कोर में कंपन होता है। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर है, सेम ये ट्रांसफार्मर है, ये दोनों अंदर का है। अभी तेल के अंदर डुबावल रहता है, डुबावल मतलब कि एक बड़ा सा रहेगा ड्रम, ड्रम ऐसे रहेगा बॉक्स की तरह, ठीक है। इसमें ऐसे ये खाली रहेगा, इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म करके डाल देते हैं और इसके अंदर ही डुबाया हुआ रहेगा अंदर, ठीक है ना। इससे फिर कनेक्शन निकलेगा, 3 आएगा 3 जाएगा, ठीक है। यही होता है गांव के ट्रांसफार्मर में। इसको एक पोल पे या जो भी जिस पे भी लोड कर दीजिए, टांग दीजिए ऊपर या फिर ग्रिड में जहाँ पे रहता है जिस हिसाब से। अभी देखिए यहाँ पे बात हो रहा था कि कंपन होता है, आवाज होता है, हमिंग साउंड निकलते रहता है। तो ये कोर जो है ना, ये वाला कोर, इसको बोलते हैं कोर। ये पूरा जो लोहा का ही रहता है, ये क्या चीज का है, ये पूरा ऐसे जो चारों तरफ ऐसे है, बहुत वजन रहता है इसमें, देखेंगे आप, ये कोर है, ठीक है। तो कोर में देखिए होता क्या है कि जैसे ही इधर से हम सप्लाई दिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला चीज है, थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत हार्ड है भी नहीं, इसको और विस्तार से हम बताएंगे, इसका स्पेशल क्लास लेंगे। लेकिन ऐसे भी अभी 5 मिनट में भी समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, देखिएगा। तो इतना मूर्ख तो है नहीं आप लोग की नहीं समझेंगे। ये जो कोर है, लोहा का जो पार्ट है, पतला पतला स्टैक रहता है, स्टैक किया हुआ, चिपकाया हुआ ई शेप में। ई शेप मतलब ABCD का जो ई अक्षर है, ऐसा ऐसे ऐसे कटिंग करके आप बचपन में भी देखेंगे, ट्रांसफार्मर को खोले होंगे कभी, टीवी उवी का या पहले CD DVD ये सब आता था, तो उसमें ट्रांसफार्मर होता था, उसको या स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर होता है, तो उसको खोलेंगे ना, उसको तोड़ेंगे तो ऐसा निकलेगा बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये पतला पतला एकदम रहता है, उसको चिपका के इसमें पेंट रहता है, वार्निश पेंट रहता है, इंसुलेशन, ED करंट से बचाने के लिए, उसको भी बताएंगे। अब उसको चिपका के ऐसा बनाया जाता है, इधर से भी इससे, इधर से भी इससे, इस तरह का बन जाता है, बीच में से इसमें वाइंडिंग रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो होता है, एक चुंबक के तरह, चुंबकत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब चुंबकीय जो रेखा है ये निर्माण होता है। क्या बनता है, चुंबकीय लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। चुंबकीय रेखा का निर्माण होता है या चुंबकीय गुण आ जाता है किसी भी, यहाँ पे कॉइल में इसमें करंट फ्लो करने लगा तो ये एक तरह से चुंबकीय गुण आसपास डेवलप हो जाता है, और यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। और ये जो पतला पतला चिपकाया जाता है ना, तो चिपकाने के क्रम में बीच में हवा का गैप कुछ कहीं पे रह जाता है। आप मान लीजिए आपको 2 सीट दे दिए, पेज ही दे दिए आपको, पन्ना, और कहें कि चिपका दीजिए बहुत अच्छे से, कितना भी अच्छे से आप चिपकाएंगे, कहीं ना कहीं एयर का डॉट रह जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हवा उसमें रह जाएगा, गैप, एकदम पूरा तो पूरा चिपकेगा नहीं, कहीं ना कहीं बीच में जगह रह जाएगा, गैप रह जाएगा। अब क्या होता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे बनता है, तो मैग्नेट के कारण ये क्या करता है कि खींचता है या धक्का देता है आपस में, ये खींचता है या धक्का देता है ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि कंपन होने लगता है, उसमें क्या होने लगता है, कोर में कंपन, उसके कारण क्या हो जाएगा, आवाज,
हमिंग नॉइज या उसको नॉइज जो बोल सकते हैं, भिनभिनाहट का आवाज वो निकलने लगेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं चुंबकीय विरूपण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय विरूपण। चुंबकीय विरूपण क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहा, निकेल, ये सब है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय गुण इसमें होता है, ठीक है ना। अब इस सब में क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लोहा का टुकड़ा लिए, ठीक है, या निकेल का टुकड़ा लिए, इधर से क्या लिए? मैग्नेट, चुंबक लिए। चुंबक आप देखे होंगे तो उसमें नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव बनता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये क्या करेगा चुंबक के लोहा को कि ये अपने की तरफ खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है। जब पैरेलल लाइन में रहेगा समांतर क्रम में, तो इसके लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देगा, बहुत पता नहीं चलेगा, बहुत लंबाई को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाता है? देखिए, जब इस लोहा में देखते हैं तो जो डाईपोल होता है, डाईपोल मतलब कोई भी चुंबकीय, जो जैसे ही चुंबक इसके नजदीक लाए तो इसमें छोटा छोटा चुंबक बहुत सारा बन जाता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे देखेंगे तो एक पहले क्या था, जब नजदीक में कोई भी मैग्नेट नहीं लाए थे, चुंबक नहीं लाए थे, तब उसका जो अंदर में मतलब कि मटेरियल के अंदर में जो शेप था सबका जैसे तैसे था, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे है। जैसे ही मैग्नेट लाए, नजदीक में क्या लाए? मैग्नेट, इधर से मैग्नेट लेके आए, इधर से मैग्नेट लेके आए, एक इधर से मैग्नेट लेके आए, तो ये सब जो है ना, इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल वो एक लाइन में हो गया। अब एक लाइन में हो गया तो इसका लंबाई क्या हो जाता है? लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही चीज होता है उसमें भी, पतला पतला सीट है तो कभी लंबाई बढ़ता है कभी घटता है, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। उसका कारण है अल्टरनेटिंग करंट के कारण। तो एक बार चुंबक बनता है, एक बार नहीं बनता है, तो उसके कारण अंदर में एयर है, तो एयर है तो दबेगा उठेगा, दबेगा उठेगा, तो उसके कारण क्या होता है? आवाज, साउंड उसमें निकलने लगता है। तो उसका मेन कारण है वाइब्रेशन ऑफ द कोर। इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसमें भी क्यों? क्योंकि एयर गैप, हवा का गैप रहता है बिटवीन द कोर स्टैकिंग, जो स्टैकिंग किया हुआ है पतला पतला सीट का, उसके बीच में, उस कोर के बीच में जो एयर गैप बनता है, हवा का गैप बना है, उसके कारण होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को एक बार फिर स्पेशल चैप्टर इस सब का बनेगा। अभी एक क्वेश्चन आया था कि एसी है, एयर कंडीशन है, 1 टन का है, तो उसका ऊर्जा का खपत क्या होगा, उसका पावर रेटिंग क्या होगा, सप्लाई। तो 1600 वाट है, 1.6 किलोवाट भी बोल सकते हैं। और ये कब रहेगा? 5 स्टार रेटिंग का एसी रहेगा तब, समझ गया। जब एसी खरीदेंगे आप तो इसमें 2 पार्ट रहता है, या तो एक 2 तरह का एसी आता है, एक होता है विंडो एसी, एक होता है स्प्लिट। मोस्टली 2 तरह का, और भी जैसे सेंट्रल एसी ये सब ठीक है, लेकिन बेसिक यहाँ पे देखिए। तो ये जो है ये कंप्रेसर रहता है जो बाहर रहता है, रूम के बाहर। ये मेन कूलिंग यूनिट यही है। इससे क्या करता है, इससे पाइप जुड़ा रहेगा, पतला पाइप तांबे का जुड़ा रहेगा, इससे पाइप जुड़ा रहेगा इसमें, और ये घर के अंदर रहेगा। और ये क्या करेगा, इसमें पंखा चलते रहेगा, ये पंखा दिख रहा है, और इसमें कंप्रेस्ड एयर के कारण, मतलब जो गैस होता है वो कंप्रेस होता है, उसके कारण कूलिंग होता है। और उस कूलिंग एयर को अंदर, इसमें अंदर पतला पतला ट्यूब रहता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि हवा को खींचता है और ट्यूबवा में चिपकता है। ट्यूब पहले से, ट्यूब मतलब कि हॉलो नुमा, मतलब खोखला रहता है ट्यूब, समझ रहे हैं ना। और वो क्या करता है कि हवा उससे चिपक के बाहर निकलता है, इससे हमको ठंडा हवा लगता है, इससे रूम का गर्म हवा इधर खींचता है, खींचेगा, अब इधर से
ठंडा हवा निकलते जाएगा, ठीक है। और ये इधर से कूल्ड कंप्रेस्ड गैस को इसमें भेजता है, ठीक है ना। तो इसका जो रेटिंग है 5 स्टार जब रहेगा एसी, तो इसका रेटिंग 1600 वाट रहेगा, ठीक है। वो वैसे भी डिपेंड करेगा, आपको इफिशियंसी अलग अलग होता है, रूम टेम्परेचर सब पे डिपेंड करेगा। अब बोल रहा है लुमिनस इफिशियंसी ऑफ हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। देखिए बहुत सारा लैंप है, उसका ल्यूमिनस इफिशियंसी मतलब कितना वाट, 1 वाट लेने के बाद, 1 वाट ऊर्जा लेने के बाद वो कितना लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। जैसे कोई भी चीज़ हमको अगर बल्ब जलाए हैं और उसको हमको पढ़ाई करना है या कोई भी चीज़ जैसे काम हो रहा है, तो अगर बल्ब का काम है लाइट के लिए, तो हम उसके हीट से कोई मतलब नहीं है। अगर हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरा लॉस है, बेकार चीज़ है। इसीलिए अब देखे होंगे जो पहले जो बल्ब था, पहले का जो बल्ब था इस तरह का बल्ब आता था, है इस तरह का बल्ब था, यहाँ पे ऐसे सप्लाई देते थे, ये ग्लो करता था। लेकिन अब ये बल्ब धीरे धीरे खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा दे रहा था, ऊर्जा का कंजम्पशन ज़्यादा था, और हमको लाइट प्रकाश चाहिए, जिसके लिए हमको उजाला चाहिए, वो कम था। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा, ये रिप्लेस होने लगा, हटने लगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, इसका आंसर जो होगा इसमें से भी देखिए आप चुन सकते हैं, क्या है ये हाई प्रेशर मरकरी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा बी, 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट। अब यहाँ पे देखिए 44 से 65 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा याद कर लेंगे तो आपको मतलब लगभग जितना भी जिस तरह का भी बल्ब है वो सारा आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इनकैंडेसेंट बल्ब, जो अभी इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे, यही बल्ब ये है। इसका देखिए वैल्यू बहुत कम है, 8 से 18 है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा लेगा, खाना खूब खा लेगा और काम कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे मार्केट से ही आउट होते गया। अभी बहुत कम जगह ये मिलेगा, सारे दुकान में मिलेगा भी नहीं, ठीक है।